हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपके MHT CET 2021 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन MCQs ऑफ 27 सितंबर शिफ्ट 2। सो आई होप कि आपने ये 27 सितंबर शिफ्ट 2 के 50 MCQs है, मतलब कि नेक्स्ट 50 MCQs, एंड आई होप कि आपने इसका फर्स्ट पार्ट देख लिया होगा। ये आज मैं सेकंड पार्ट लेकर आई हूँ। फर्स्ट पार्ट आपने देखा है कि नहीं देखा है? अगर नहीं देखा है तो जल्दी जल्दी जाओ और PYQ MCQs का जो प्लेलिस्ट है उस प्लेलिस्ट में जाके आप पहले प्रीवियस पार्ट देखो, उसके बाद ये वाला पार्ट देखो, ताकि आपकी प्रिपरेशन एकदम ऑसम तरीके से हो सके। जिन्होंने अभी अभी प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया है, सो उनको बस कुछ पॉइंट्स मैं बता देती हूँ। बायोलॉजी का पूरा वन शॉट आपको इस एक सिंगल वीडियो में मिल जाएगा। तो ये एक सिंगल वीडियो आप देख सकते हो जिसमें आपको पूरे 15 चैप्टर्स मिल जाएंगे 12th स्टैंडर्ड के। फिजिक्स का ये एक सिंगल वीडियो है जिसमें आपको पूरे के पूरे 8 चैप्टर्स मिल जाएंगे फिजिक्स के, क्लास 12th के। इसके अलावा बाकी के फिजिक्स के चैप्टर्स आप इस प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हो, बायो के चैप्टर्स इस प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हो, और बायो का सुपर रिवीजन सीरीज आप इस प्लेलिस्ट से फॉलो कर सकते हो। भाई जो फॉलो करना है करो, जैसे पढ़ना है पढ़ो, बट पढ़ना स्टार्ट करो, ये मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। इसके अलावा भी हमने चैप्टर वाइज MCQs अपलोड किए हैं, तो आप वो भी फॉलो कर सकते हैं। चैप्टर वाइज MCQs की वीडियोस भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, बायो और फिजिक्स की। तो भाई इतना सब कुछ दे दिया है, अब और क्या देना बाकी है। हम डेली MCQs प्रैक्टिस करा रहे हैं आपके लिए, हम लाइव वन शॉट लेक्चर्स लाने की भी प्लानिंग कर रहे हैं। सो आपको करना क्या है, आप प्रीवियस वन शॉट वीडियोस देख के अपने प्लस MCQs सॉल्व करो, और अगर आपको अच्छे परसेंटाइल लाने हैं तो आप टेक्स्ट बुक की थ्योरी रीड करना स्टार्ट करो, क्योंकि कोई शॉर्टकट नहीं है एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने के लिए। जो बच्चे 30 से 40 मार्क्स के बीच में अटक रहे हैं, जिनको अपना मार्क्स इंप्रूव करना है, तो उनके लिए सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, आगे से पीछे से ऊपर से नीचे से हर जगह से आपको सिर्फ टेक्स्ट बुक रीड करना है। इसके अलावा और कोई शॉर्टकट नहीं है। तुम्हारे पास कोई शॉर्टकट है तो मुझे बता दो, अदरवाइज दिस इज द ओनली सिंपल वे टू इंक्रीज योर मार्क्स इन बायोलॉजी और एनी थ्योरी सब्जेक्ट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद अवर टुडेज सेशन। आज का पहला क्वेश्चन क्या है वो स्टार्ट करते हैं। बुक लेके बैठो, आंसर करते जाना, और लास्ट में अपने मार्क्स काउंट करके कमेंट करके बताना है कि आज के सेशन में कितने मार्क्स आए, प्लस पार्ट 1 पार्ट 2 मिला के 100 में से कितने मार्क्स आए। चलो स्टार्ट करते हैं। ऑल द बेस्ट। ये रहा अपना फर्स्ट क्वेश्चन। Vital capacity of lungs in human beings is defined as maximum amount of air that can be breathed out after maximum dash। देखो वाइटल कैपेसिटी, हमने ये अपने चैप्टर 8 का क्वेश्चन है, क्लास 12th रेस्पिरेशन वाला चैप्टर। हमने एक बॉक्स पढ़ा था जिसमें हमने रेसिडुअल वॉल्यूम, वाइटल कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी, लंग वॉल्यूम, ये सब पढ़ा था, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो उसमें से वाइटल कैपेसिटी क्या होता है? यस एवरीबडी, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी ब्रीथ्ड आउट आफ्टर मैक्सिमम। आप सांस कब निकालते हो? सांस कब निकालते हो आप बाहर? जब आप मैक्सिमम इंस्पिरेशन करते हो। तो बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन करने के बाद आप जितनी सांस बाहर निकालते हो उसको हम बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी। कि पूरा इंस्पिरेशन करने के बाद आपने कितना एक्सपिरेशन किया। ये देखो, इट इज नथिंग बट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर विच इज ब्रीथ्ड आउट आफ्टर मैक्सिमम इंस्पिरेशन। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। Children suffering from kwashiorkor are underweight and they show stunted growth। ओके, तो ये आपके क्लास 11th का ह्यूमन न्यूट्रिशन वाला चैप्टर है, ठीक है। अब क्वाशियोरकर और मरासमस ये दोनों प्रोटीन एनर्जी मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर है। क्वाशियोरकर भी प्रोटीन की कमी की वजह से होता है, मरासमस भी प्रोटीन की कमी की वजह से होता है। जो बच्चे क्वाशियोरकर से सफर करते हैं उनकी हाइट छोटी रह जाती है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। ओडिमा ऑफ लोअर लेग्स अकर इन इन्फेंट सफरिंग फ्रॉम मरासमस, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। ओडिमा मतलब क्या होता है? पैर सूज जाना। ये भी क्वाशियोरकर में ही देखने को मिलता है, ये मरासमस में देखने को नहीं मिलता है। सो ऑप्शन नंबर 2 इज ऑल्सो 2 इज इनकरेक्ट। ऑप्शन ए राइट है, ऑप्शन सी भी राइट है। डिस्पेप्सिया and acidity occurs in indigestion, this is also correct. Intake of roughage and fluids in diet can help in improve constipation, this is also correct. पॉटी अटकती है तो ज्यादा रफेज खाएंगे यानी सेलुलोज खाएंगे तो फिर वो कॉन्स्टिपेशन क्लियर हो सकता है। तो ओनली ऑप्शन नंबर बी इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। ये देखो क्वाशियोरकर के सारे फीचर्स हैं, और इधर पे आपको क्या बोला है कि ओडिमा किधर देखने को मिल रहा है हमको? ये मरासमस में। नो, ओडिमा इज ऑब्जर्व्ड इन क्वाशियोरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोमा एस्थेटिक सेंसेशन ऑफ पेन। सोमा मतलब क्या होता है? स्किन। तो स्किन में पेन का सेंसेशन, प्रेशर का सेंसेशन, टेम्परेचर का सेंसेशन, ये सब कौन सा लोब कंट्रोल करता है? इट इज कंट्रोल्ड बाय डैश लोब ऑफ, ये नहीं आएगा, ये नंबर गलती से इधर प्रिंट हुआ है। इट इज कंट्रोल्ड बाय विच लोब ऑफ हेमिस्फीयर? सेरिब्रम का कौन सा पार्ट इसको कंट्रोल करता है? इट इज कंट्रोल्ड बाय पैराइटल लोब ऑफ हेमिस्फीयर। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हमने अलग अलग सेरिब्रम के पार्ट्स पढ़े थे, तो उसमें से पैराइटल लोब का काम होता है सोमा एस्थेटिक सेंसेशन कंट्रोल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कंडीशन विच शोज इंक्रीज इन नंबर ऑफ आरबीसीज इज कॉल्ड एज वॉल्ट। आरबीसी बोला है ना, आरबीसी मतलब एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। एरिथ्रोसाइटोपिनिया, पीनिया मतलब क्या होता है हमने पढ़ा था, पीनिया यानी कि डिक्रीज होता है, पीनिया किसी भी वर्ड के आगे रहेगा तो भी उसका मतलब होता है डिक्रीज। तो ये आरबीसी डिक्रीज है, और ल्यूको यानी कि डब्ल्यूबीसी डिक्रीज है। और थ्रोम्बोसाइट्स तो आरबीसी हो नहीं सकते, थ्रोम्बोसाइट्स कोई दूसरा ही सेल होता है, मतलब प्लेटलेट्स होते हैं। सो ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। पॉली मतलब क्या होता है, मेनी, मेनी यानी कि इंक्रीज। सो पॉलीसाइथेमिया इज द राइट आंसर। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो भी आंसर याद रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स एंड यू हैव टू फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। अ होमोजाइगस टॉल पी प्लांट, कोई होमोजाइगस टॉल पी प्लांट है, इससे जो गैमेट बनेंगे वो गैमेट्स आइडेंटिकल होंगे, मतलब ये एक प्लांट और ये एक प्लांट, इन दोनों से जो गैमेट्स बने, ये दोनों गैमेट्स कैसे हैं, एक दूसरे से मैच कर रहे हैं, दे आर आइडेंटिकल टू ईच अदर। सो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। कोई हेट्रोजाइगस प्लांट है, कोई हेट्रोजाइगस प्लांट है with inflated pods they produce identical gametes, so a heterozygous pea plant with inflated pod, क्या ये heterozygous pea plant है, मतलब एक tall एक small, एक कैपिटल एक स्मॉल, तो क्या ये दोनों सेम गैमेट बनाएंगे? नो, हेट्रोजाइगस यानी डिफरेंट गैमेट्स। सो ऑप्शन नंबर 2 यानी स्टेटमेंट नंबर 2 इज फॉल्स। तो आंसर क्या आएगा? ए, यानी एक करेक्ट है और एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच विद रिस्पेक्ट टू हार्मोन्स एंड देयर एक्शन। आपको फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढना है। प्रोलैक्टिन में मिल्क प्रोड्यूस होता है, दिस इज करेक्ट। एफएसएच की वजह से, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की वजह से आपका oogenesis होता है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ऑक्सीटोसिन की वजह से यूट्रीन कॉन्ट्रैक्शन होता है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। LH ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल फेज, अरे सॉरी इसमें से रॉन्ग आंसर क्या आएगा आपका? LH, इट इज नॉट ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल फेज, या आपका क्या, दिस इज नॉट करेक्ट, दिस इज रॉन्ग। LH क्या करता है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओव्यूलेशन। आपका मेंस्ट्रुअल फेज किसकी वजह से स्टार्ट होता है? ईस्ट्रोजन की वजह से। सो ऑप्शन नंबर डी इज द रॉन्ग आंसर। ये ओव्यूलेशन करता है, ये मेंस्ट्रुअल फेज स्टार्ट नहीं करता, ये मेंस्ट्रुअल फेज के बीच में बनता है हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जीन्स HbA1 एंड HbA2 फॉर पॉलीपेप्टाइड चेन्स ऑफ हीमोग्लोबिन आर प्रेजेंट ऑन विच क्रोमोसोम नंबर? ये हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था। यस, अल्फा थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया, याद है? क्रोमोसोम नंबर 11 एंड क्रोमोसोम नंबर 16। तो हमने पढ़ा था ना, क्रोमोसोम नंबर 16 के जो दो हीमोग्लोबिन प्रोटीन्स होते हैं HbA1 एंड HbA2, ये अगर डिफेक्टिव हुए तो उसके वजह से भी थैलासीमिया होता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो, सिंथेसिस ऑफ अल्फा चेन्स, ए मतलब अल्फा, सो अल्फा चेन वाले क्रोमोसोम्स क्रोमोसोम 16 पे होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा चेन वाले प्रोटीन की इंफॉर्मेशन क्रोमोसोम नंबर 16 पे होती है। यू हैव टू सिलेक्ट द रॉन्ग पेयर। ब्लड कैंसर को हम ल्यूकेमिया बोलते हैं, दिस इज करेक्ट। लंग कैंसर को हम क्या बोलते हैं? कार्सिनोमा, ओके। लिम्फ नोड कैंसर को हम क्या बोलेंगे? सी, ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। लिम्फ नोड को हम क्या बोलते हैं? लिम्फोमा ना, लिम्फोमा, यस। एंड थायराइड ग्लैंड कैंसर को हम क्या बोलते हैं? एडिनोकार्सिनोमा। सो ऑप्शन नंबर सी इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, ओनली ऑप्शन सी इज रॉन्ग, अदरवाइज ऑल आर द करेक्ट पेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में क्या बनता है? माइक्रोस्पोर यानी कि स्मॉल, और स्पोर यानी कि गैमेट्स। तो स्मॉल गैमेट्स यानी कि मेल गैमेट्स बन रहे हैं। मेल गैमेट कौन सा है? आर्के स्पोरियल सेल डिप्लॉयड होता है, एंथर आपका डिप्लॉयड है, पोलन सैक आपका डिप्लॉयड है, इसके अंदर आपके मेल गैमेट्स बन रहे हैं। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये देखो, ये अपना एंथर है, एंथर के अंदर आपका पैरेनकाइमा टिश्यू होता है, पैरेनकाइमा टिश्यू से आर्के स्पोरियल सेल बनते हैं, फिर दो सेल लेयर बनती है, एक स्पोरोजिनस सेल लेयर, एक पैराइटल सेल लेयर, फिर इससे आगे एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर और टेप्टम बनता है, और इससे आपके माइक्रोस्पोर मदर सेल बनते हैं, फिर आपके माइक्रोस्पोर्स बनते हैं पोलन सैक के अंदर। ऐसे पोलन सैक रहता है, इसके अंदर माइक्रोस्पोर बनते हैं, और इसके अंदर आपका पोलन ग्रेन बनता है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 मोनोसैकेराइड यूनिट्स फाउंड इन माल्टोज शुगर आर, ओके, क्लास 11th बायोमोलिक्यूल्स का क्वेश्चन है ये, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 अपना बायोमोलिक्यूल्स वाला जो है, 2 मोनोसैकेराइड यूनिट्स पूछा है, यानी कि डाइसैकेराइड्स। तो हमने कौन कौन से डाइसैकेराइड के ऑप्शंस देखे थे? सबसे पहले सुक्रोज, सुक्रोज जो हनी वगैरह में शुगर होती है गन्ने में, तो वो बनती है फ्रुक्टोज प्लस ग्लूकोज से, ठीक है। फिर हमने देखा था लैक्टोज, जो मिल्क शुगर होती है, ये बनती है ग्लूकोज और गैलेक्टोज से, ठीक है। और फिर हमने देखा था माल्टोज, माल्टोज बनता है 2 ग्लूकोज यूनिट से। सो ग्लूकोज एंड ग्लूकोज माल्टोज में प्रेजेंट होता है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, which RNA serve as, sorry, which molecule serve as interlinking molecule between DNA and protein? ओके, देखो, ये आपका DNA है, DNA से आपको प्रोटीन बनाना है, तो दोनों के बीच में क्या बनता है?
यहाँ पे mRNA बनेगा, rRNA बनेगा, tRNA बनेगा, तभी आपका ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन प्रोसेस सक्सेसफुल होगा। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अपना इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल कौन सा है? RNA। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एस्टिमेटेड साइज ऑफ जीनोम इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ जीन्स इन ड्रोसोफिला इज। ड्रोसोफिला में हमको टोटल कितने जीन्स देखने को मिलते हैं? चैप्टर नंबर 4 में जो आपको टेबल दिया था ना जीन नंबर का, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, फिर जीन नंबर, फिर न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंसेस इन बेस पेयर्स, मिलियंस वाला, वो टेबल मैंने आपको लर्न करने बोला था। तो ड्रोसोफिला जिसके पास 8 क्रोमोसोम्स होते हैं, इनके पास जीन्स कितने होते हैं? 13,000। तो मैंने आपको बोला है इसमें से आपको ह्यूमंस का, ड्रोसोफिला का और ईस्ट और बैक्टीरिया का याद करना है। बात पूछ कुछ भी सकते हैं, बट एटलीस्ट ये तो याद करके रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू हैव टू मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2। ओके, अभी ये आपके चैप्टर नंबर 5 ओरिजिन एंड इवोल्यूशन वाले चैप्टर में से है। लास्ट टेबल जो दिया है ना हमको, टेबल नंबर 5.18, उसमें से है। होमो इरेक्टस को हम क्या बोलते हैं? यस, दे आर नथिंग बट आवर हैंडीमैन सॉरी। ओके, होमो इरेक्टस आप बताओ क्या है? मुझे इतना पता है, होमो सेपियंस को हम मॉडर्न मैन बोलते हैं। होमो हैबिलिस और होमो इरेक्टस दोनों में कंफ्यूजन है। तो देखो, होमो सेपियंस को हम मॉडर्न मैन बोलते हैं। डी का आंसर 1 आएगा, इतना मुझे पता है। एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी से मैंने आंसर सिलेक्ट कर दिया। होमो इरेक्टस को हम एप मैन बोलते हैं और होमो हैबिलिस को हम हैंडी मैन बोलते हैं। हाँ, करेक्ट। और उसके बाद निएंडरथल मैन को हम एडवांस प्री हिस्टोरिक मैन बोलते हैं। आपके टेक्स्ट बुक में ये जो टेबल दिया है ना, ये फर्स्ट अपीयरेंस वाला पार्ट आपको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द न्यूरोग्लियल सेल्स डिराइव फ्रॉम मोनोसाइट्स आर। अच्छा, न्यूरोग्लियल सेल्स क्या होते हैं? देखो, हमने पढ़ा था। समझो आपके घर वाले ने आपको मोबाइल दिया, लेकिन इंटरनेट चार्ज करने के लिए पैसे ही नहीं दिए, तो वो मोबाइल किसी काम का है? नहीं। वैसे ही हमारे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम में न्यूरॉन्स इंपॉर्टेंट होते हैं, बट न्यूरॉन्स की हेल्प करने के लिए न्यूरोग्लियल सेल्स चाहिए। न्यूरोग्लियल सेल्स के बिना न्यूरॉन्स कुछ नहीं कर सकते। तो वैसे ही कौन से न्यूरोग्लियल सेल्स है जो मोनोसाइट्स का काम करते हैं? श्वान सेल्स, ये आपका एक्सॉन वाला पार्ट है, तो ये तो आएगा नहीं इधर पे, ये माइलिन शीथ बनाते हैं। एपेंडाइमल सेल्स का काम होता है सीएसएफ बनाना, और एस्ट्रोसाइट्स का काम होता है ब्लड ब्रेन बैरियर करना। माइक्रोग्लिया जो होते हैं ये मोनोसाइट्स का काम करते हैं, यानी कि मैक्रोफाज एक्टिविटी दिखाते हैं। से अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो भी डेड सेल्स होंगे उनको खाने का काम करते हैं ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। एंजाइम पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स यानी कि PDH ब्रिंग्स अबाउट ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुविक एसिड, यानी कि ये अपना कनेक्टिंग लिंक वाला रिएक्शन है। हमने पढ़ा था ना, कनेक्टिंग लिंक में क्या होता है? आपका जो 3 कार्बन का पायरुविक एसिड है ये कन्वर्ट हो जाता है 2 कार्बन में एसिटाइल कोएंजाइम A में, और ये कौन से एंजाइम की वजह से होता है? PDH की वजह से। सो दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट। पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस इज नॉट प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म ऑफ प्रोकैरियोट्स, ये फॉल्स है, ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। सो स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग, 1 इज राइट बट सेकंड इज इनकरेक्ट। ओके, ये देखो, ये आपके साइटोसोल ऑफ प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है और ये पायरुविक एसिड को एसिटाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट 1, वॉल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल इज मोर मस्क्यूलर एंड अबाउट 3 times थिकर देन राइट वेंट्रिकल। चलो ड्रॉ करते हैं। ओके, ऑल राइट, ये अपना लेफ्ट वेंट्रिकल है। लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल ज्यादा थिक होती है, करेक्ट, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड पूरी बॉडी में जाता है, यहाँ से आयोरोटा निकलता है। सो ऑब्वियस सी बात है कि इनकी वॉल ज्यादा थिक होगी। ओके, ऑल राइट, so first statement is true. Left ventricle opens into pulmonary aorta. लेफ्ट वेंट्रिकल में पल्मोनरी आयोटा निकलता है क्या? नो, लेफ्ट वेंट्रिकल से सिस्टमिक आयोटा निकलता है। राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आयोटा निकलता है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। ओके, सो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट बट 2 इज रॉन्ग, तो बी इज द करेक्ट स्टेटमेंट। ये देखो, ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है। ऑब्वियस सी बात है ये ज्यादा मोटा है और ये कम मोटा है, क्योंकि इसका ब्लड पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, given below are 2 statements. Statement 1, during aerobic respiration ETS regenerates coenzymes such as NAD and FAD from the reduced forms. Okay, so ETS में हमको NAD FAD मिलता है कि NADH2 FADH2 मिलता है? ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स है। ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन ETS जनरेट्स मेजर अमाउंट ऑफ एनर्जी। हाँ, दिस इज ट्रू, फर्स्ट इज रॉन्ग बट सेकेंड इज ट्रू। एक मिनट, ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन ETS रीजनरेट्स कोएंजाइम सच एज NAD। ओके, NADH2 FADH2 मिलने के बाद आपको ऑक्सीडेशन जो होता है, तो उसके बाद आपको फिर से आपका NAD प्लस और FADH2 मिलता है। सो एक्चुअली बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, यू गेट बोथ द थिंग्स। ओके, आपको एक बार ATP मिल गई तो आपको ये प्रोडक्ट्स वापस से ये हो जाते हैं, रिसाइकल हो जाते हैं। ओके, जो लास्ट वाला है ना, क्लास 11 के रेस्पिरेशन चैप्टर के लास्ट में जो टेबल दिया है वहां पे आपको बताया कि ये रिसाइकल हो जाते हैं एंजाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द इन्फेक्शियस स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम दैट एंटर्स द ह्यूमन बॉडी इज, हमने पढ़ा था ना मलेरिया का साइकिल, लाइफ साइकिल, तो हमने क्या देखा था कि मस्कीटो के अंदर जो मलेरिया ये अपने प्लाज्मोडियम है, वो प्लाज्मोडियम स्पोरोजाइट्स के फॉर्म में होते हैं, फिर ये अपने लिवर में जाते हैं, लिवर में ये बनते हैं मीरोजॉइड्स, फिर मीरोजॉइड से ये आरबीसी में जाते हैं और आरबीसी में बनते हैं ये ट्रोफोजॉइड। तो बॉडी में जब ये एंटर करते हैं ये कौन से स्टेज में रहते हैं, स्पोरोजॉइड्स के स्टेज में। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये देखो ये स्पोरोजॉइड अंदर गया बना मीरोजॉइड, मीरोजॉइड अंदर गया बना ट्रोफोजॉइड। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजियोटेंसिनोजेन इज सेक्रेटेड बाय, किधर सुना ये वर्ड हमने, सर खुजाने लगोगे। चैप्टर एक्सक्रीशन क्लास 11th, इसलिए मैंने बोला एक्सक्रीशन वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके एंजियोटेंसिनोजेन ये हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है, रेनिन की मदद से ये एक्टिवेट होता है, तो ये बनता है आपके किडनी में। कहाँ बनता है ये आपके ये लिवर में, किडनी के जेक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस सेल्स रेनिन बनाते हैं और रेनिन लिवर में एंजियोटेंसिनोजेन को एक्टिवेट करता है, तो ये लिवर में बनते हैं यानी कि हिपैटोसाइट्स से बनते हैं। लिवर सेल्स को हम बोलते हैं हिपैटोसाइट्स। ओके ये बोन सेल्स है, ये फैट टिश्यू है और ये अपने किडनी के पोडोसाइट्स है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग सक्सेसिव सीरल स्टेजेस इन इकोलॉजिकल सक्सेशन देयर इज डैश। सीरल स्टेज मतलब क्या होता है, इंटरमीडिएट स्टेजेस, यानी कि समझो कोई प्राइमरी स्पीशीज है, ये रिप्रोडक्शन कर रही है, फिर सेकेंडरी सक्सेशन हो रहा है, फिर मतलब क्लाइमेक्स कम्युनिटी आ रही है, तो ये बीच के जो स्टेजेस होते हैं, जैसे सीड डाला, सीड से छोटा सा प्लांट बना, फिर ये छोटा सा प्लांट ऐसे बहुत सारे ब्रांचेस आ गए इसमें, फिर ये ट्री बन गया और फिर ट्री से ये जंगल बन गया। ठीक है, सो ये बीच के जो स्टेजेस है इसमें हमको क्या देखने को मिलता है, डाइवर्सिटी स्पीशीज में चेंजेस हो रहे हैं क्या, या स्पीशीज नंबर डिक्रीज हो रहा है क्या, या देर इज डिक्रीज इन बायोमास, नहीं ये तीनों नहीं हो रहा है, देर इज ऑलवेज इंक्रीज इन स्पीशीज ऑर्गेनिज्म एंड बायोमास। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी। एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी हमको सिर्फ सिट्रस फ्रूट्स में देखने को मिलता है, और इसमें से कौन सा ऑड वन ऑप्शन है, ऑर्किड। ऑर्किड इज नॉट अ सिट्रस फ्रूट। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा बताओ फटाक से, मैंने आंसर ऑलरेडी बता दिया आपको, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाई PpCO2 यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फेवर्स व्हाट। अगर आपके ब्लड में मतलब टिश्यू में CO2 का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा हो गया है तो इसके वजह से क्या होगा, आपके RBC में CO2 ज़्यादा हो गया है तो ये आपके वाटर के साथ मिलके कार्बोनिक एसिड बनाएगा और ये अनस्टेबल है तो ये सेपरेट हो जाएगा H+ और HCO3- में, जिसकी वजह से HCO3- बाहर चला जाएगा और बाहर का जो क्लोराइड है वो अंदर आ जाएगा। सो CO2 ज़्यादा बढ़ने की वजह से क्लोराइड शिफ्ट होता है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये देखो CO2 ज़्यादा हो गया, CO2 ज़्यादा होने की वजह से कार्बोनिक एसिड बना, कार्बोनिक एसिड की वजह से स्प्लिटिंग हुई और आपका हैमबर्गर ये क्लोराइड शिफ्ट हमको इधर पे देखने को मिला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, vaginal orifice is covered partially by a fold of mucous membrane called dash। orifice मतलब क्या होता है, गेट लाइक स्ट्रक्चर, ये मैंने आपको बहुत बार बताया है। सो फीमेल्स का जो वजाइना होता है उनके पास जो म्यूकस की मेम्ब्रेन होती है, इस म्यूकस मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, जो वर्जिनिटी डिटरमाइन करती है फीमेल्स की, यस इट इज नोन एज हाइमन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डेवलपिंग सेकेंडरी फॉलिकल्स इन ओवरी सेक्रेट विच हार्मोन। ओके, हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल में पढ़ा था, ये आपका प्राइमरी फॉलिकल है, प्रीमोडियल फॉलिकल है, फिर ये बनाता है प्राइमरी फॉलिकल, ये बनाता है सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल्स में हमको क्या देखने को मिलता है कि इसके वजह से ईस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल बढ़ रहा है, जिसके वजह से ये बन जाता है टर्शरी फॉलिकल यानी कि ग्राफियन फॉलिकल। सो डेवलपिंग सेकेंडरी फॉलिकल्स क्या सेक्रेट कर रहे हैं, ईस्ट्रोजन हार्मोन, जिसकी वजह से आपका ग्राफियन फॉलिकल बन रहा है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फेवर्स हर्कोगेमी फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। हर्कोगेमी मतलब क्या होता है, अपने कैलोट्रोपिस वाला एग्जाम्पल हमने देखा था ना, जिसमें एंथर ऐसे नीचे की तरफ लोकेटेड होते हैं और स्टिग्मा ऐसे ऊपर की तरफ होता है, पेंटागुलर स्टिग्मा। तो इसमें हमने क्या देखा था, देयर इज बैरियर बिटवीन द सेक्स ऑर्गन्स। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हैं तो वो हर्कोगेमी नहीं दिखाएगा, यूनिसेक्सुअलिटी दिखाएगा। यस एवरीबडी, बोथ द सेक्स ऑर्गन्स मैच्योर एट द सेम टाइम, this is called as homogamy. Anther mature before the stigma, this is known as protandry. So only option number A is the right answer. Next question, in a family both the father and the mother have widow's peak but their child has straight hairline। देखो जो अपने फादर है, ये अपने फादर है तो फादर का विडोज पीक है यानी कि उनके पास कैपिटल W है, ठीक है, और जो मदर है शी ऑल्सो हैज़ विडोज पीक लेकिन बच्चे का स्ट्रेट हेयर लाइन है। तो
तो इसका मतलब मदर के 2 जीनोटाइप हो सकते हैं, या तो उनका जीनोटाइप ऐसा हो सकता है या तो उनका जीनोटाइप ऐसा हो सकता है। बट अगर मदर का जीनोटाइप ऐसा होता तो एक एक्स क्रोमोसोम मदर से आता और एक एक्स क्रोमोसोम फादर से आता, वाई आए या फिर एक्स आए। अगर डॉटर है तो एक्स एक्स होगी और अगर सन है तो एक्स वाई होगा। बट दोनों ही केस में बच्चे का हेयर लाइन कैसा होगा, विडोज पीक होगा। बट बच्चे का हेयर लाइन कैसा बताया गया है, स्ट्रेट हेयर लाइन बोला गया है, यानी कि मदर का जीनोटाइप ये नहीं है, मदर का जीनोटाइप यहाँ पर ये वाला है। तो आपको क्या पूछा है, व्हाट विल बी द जीनोटाइप ऑफ द मदर, क्योंकि बच्चे का हेयर लाइन स्ट्रेट है, यानी मदर के पास से ये क्रोमोसोम आया है और फादर के पास से ये क्रोमोसोम आया, एक्स स्मॉल डब्ल्यू एंड वाई। सो सन इज having straight hairline. So mother के पास एक capital W है, एक small w है. So option number B is the right answer. Next question. Which one of the following is vitamin A? Sorry, which one from the following is vitamin A? हमने ये फर्स्ट सेशन में पढ़ा था अर्गोस्टेरॉल के बारे में। अर्गोस्टेरॉल इज नथिंग बट योर प्रो विटामिन डी। तो उधर ही मैंने आपको बताया था एक और ये है अपना विटामिन ए जो विजन कंट्रोल करता है, दैट इज अवर बीटा कैरोटीन विच इज नोन एज विटामिन ए। यस, बाकी के सारे आपके विटामिन बी के डेरिवेटिव्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो, बीटा कैरोटीन इज नथिंग बट अवर विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मॉडल फॉर सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए वाज प्रपोज्ड बाय। डॉक्टर हरगोबिंद खुराना ने हमको जेनेटिक कोड की डिक्शनरी दी, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स हमको ओकाजाकी ने दिया, मीसलसन एंड स्टाल ने सेमी कंजर्वेटिव ऑफ रेप्लिकेशन वाला ये दिया। सॉरी, मॉडल किसने प्रपोज किया था, प्रूफ किया मीसलसन एंड स्टाल ने, ठीक है, बट प्रपोज किसने किया, वॉटसन एंड क्रिक ने। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द एनिमल्स इन कॉलम 1 विद देयर टाइप्स ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन कॉलम 2। ओके, तो ये अभी आपको तभी आएगा अगर आपने क्लास 11th का एक्सक्रीशन वाला चैप्टर बहुत डिटेल में किया है, अदरवाइज आपको ये ऑप्शन में छोड़ना पड़ेगा। हमारा जो एम्फिऑक्सस होता है वो कैसे एक्सक्रीट करता है, एंट कैसे एक्सक्रीट करता है, एल्बिट्रोस कैसे एक्सक्रीट करता है और स्टारफिश कैसे एक्सक्रीट करता है। स्टारफिश आपका एक्सक्रीट करता है ट्यूब फीट की मदद से, ये देखो। तो ऑप्शन नंबर डी का आंसर है 2। ओके, एम्फिऑक्सस कैसे एक्सक्रीट करता है, आपके प्रोटोनेफ्रिडिया की वजह से। सो ये पूरा डिटेल में चैप्टर एक्सक्रीशन में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्टेटरी कंडक्शन इज नोन एज व्हाट। देखो हमने पढ़ा है हमारा ये न्यूरॉन है और न्यूरॉन का ये जो एक्सॉन वाला पार्ट है, तो यहाँ पे आपका एक नोड ऑफ रेनवायर, ये दूसरा नोड ऑफ रेनवायर, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। तो जब आपके आयंस यहाँ से यहाँ ट्रांसपोर्ट होते हैं तो इसको हम बोलते हैं सॉल्टेटरी कंडक्शन। एंड सॉल्टेटरी कंडक्शन हमको किधर देखने को मिलता है, फ्रॉम वन नोड ऑफ रेनवायर टू अनदर नोड ऑफ रेनवायर। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, during biogas formation which one of the following are end products from acetic acid after methanogenesis। अब हमको इधर पे क्या पूछा गया है, जब हमारा बायोगैस फॉर्मेशन होता है तो हमको एंड प्रोडक्ट्स कौन से देखने को मिलते हैं। यस एवरीबडी टेल मी क्विकली, आफ्टर एसिटिक एसिड फॉर्मेशन, आफ्टर मिथेनोजेनेसिस, यानी मिथेनोजेनेसिस के बाद हमको मीथेन देखने को मिलेगा, दैट इज तो कंफर्म। लेकिन चारों ऑप्शन में मीथेन दिया है तो अब कंफ्यूजन हो रहा है मैम। तो हमने बायोगैस का कॉम्पोजिशन पढ़ा था कि जब बायोगैस फॉर्म होता है तो कौन से गैसेस फॉर्म होते हैं, मीथेन गैस फॉर्म होता है, CO2 फॉर्म होता है एंड H2 इज ऑल्सो रिलीज। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्राई जीन इज नेचुरली प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग बायोकंट्रोल एजेंट। क्राई जीन का फुल फॉर्म क्या है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। क्राई जीन इज नथिंग बट अवर क्रिस्टलाइन जीन जो इंसेक्ट के स्टमक में जाके एंडोटॉक्सिन रिलीज करती है और इंसेक्ट को किल कर देती है। तो ये हमने किस में देखा है, देखो एग्रोबैक्टीरियम के पास ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड होता है, रैबिडोप्सिस थैलियाना के पास क्राइजीन नहीं होता, ओनली बैसिलस thuringiensis के पास ये होता है, क्राइजीन होता है जो क्या करता है, इंसेक्ट को किल करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो match column 1 with column 2 with reference to lac operon functioning and select the correct answer from the options given below। ओके, सो रेगुलेटरी जीन क्या करता है, ये रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है, तभी तो आपका ऑपरेटर रीजन ब्लॉक हो जाता है। लैक जेड क्या बनाता है, बीटा गैलेक्टोसिडेज, लैक वाई परमिएस और लैक ए ट्रांसएसिटाइलेज। सो बी का आंसर है 1, सी का आंसर है 2 और डी का आंसर है 4। सो करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ रीजन्स इन द स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल रूट आर। टिपिकल रूट में हमको कौन से रीजन्स देखने को मिलते हैं, ये है अपना रूट कैप वाला रीजन, ये है अपना मेरिस्टमैटिक रीजन, ये है अपना सेल इलोंगेशन वाला रीजन और ये है अपना रूट हेयर वाला रीजन। सो कितने रीजन्स देखने को मिले हमको, 4 रीजन्स देखने को मिले। ये देखो, रीजन ऑफ मैचुरेशन, रीजन ऑफ इलोंगेशन, मेरिस्टमैटिक एंड रूट कैप। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोकाइनेज बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ एंजाइम।
ग्लूकोकाइनेज ये कौन से टाइप का एंजाइम है? यस देखो ग्लूकोज एंड काइनेज क्या दिखाई दे रहा है हमको यहाँ पर? यस एवरीबॉडी, ऑक्सीडो रिडक्टेज में आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा, सिंथेटेसिस में आपका कुछ ना कुछ नया सिंथेसाइज होता है, और आइसोमरेसिस में सिर्फ स्ट्रक्चरल चेंज होता है, बट ट्रांसफरेज में आप ग्लूकोज ग्रुप को ट्रांसफर करते हो, सो दैट इज नोन एज ग्लूकोकाइनेज एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन प्लांट्स प्रीकर्सर ऑफ ऑक्सिन इज, हमने पढ़ा था ना हर एक हार्मोन के लिए ये प्रीकर्सर्स चाहिए होते हैं, मेवेलोनिक एसिड चाहिए होता है, ट्रिप्टोफैन चाहिए होता है, सो ऑक्सिन के लिए कौन सा प्रीकर्सर चाहिए बताओ? यस एथेफोन हमको इथिलीन के लिए चाहिए, मेवेलोनिक एसिड हमको गिबरलिन्स के लिए चाहिए, ट्रिप्टोफैन हमको किसके लिए चाहिए? इट इज नीडेड फॉर ऑक्सिन्स, मिथियोनिन ये अमीनो एसिड है, ठीक है, ये प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए चाहिए होता है, सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। Which of the following group of waste are excreted in urine by man in normal conditions? Normally humans क्या excrete करते हैं? देखो कोई भी ह्यूमन नॉर्मली अमोनिया एक्सक्रीट नहीं कर सकता, क्योंकि अमोनिया सिर्फ मरीन फिशेस में देखने को मिलता है, और ग्वानिन भी ह्यूमंस नहीं एक्सक्रीट करता, ये स्पाइडर्स एक्सक्रीट करते हैं, एरिकनाइड्स एक्सक्रीट करते हैं। बिलीरुबिन जब आपका आरबीसी ब्रेकडाउन होता है तब देखने को मिलता है, तो ये भी नहीं आएगा। ओके यहाँ पे ग्वानिन अगेन नॉर्मल कंडीशन में ग्वानिन नहीं आएगा, तो यूरिया, यूरिक एसिड एंड क्रिएटिनिन ये नॉर्मल कंडीशन में एक्सक्रीट होता है, बाकी सब किडनी फेलियर में एक्सक्रीट होते हैं, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मैच द टेक्निक गिवन इन कॉलम 1 व्हेन विद इट्स यूज इन कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ओके सो यहाँ पे 3 टेक्निक्स आपको दिए गए हैं, और तीनों टेक्निक का करेक्ट फंक्शन आपको मैच करना है। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या करता है? इलेक्ट्रोफोरेसिस आपका डीएनए सेपरेट करने में हेल्प करता है, तो इट हेल्प्स इन सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स। ऑप्शन ए का आंसर क्या आएगा? 3, तो ये और ये दोनों में से कोई एक राइट आंसर है। सी डीएनए क्या करता है? इट इज नथिंग बट योर कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए टू मेक अ कॉपी ऑफ डीएनए फ्रॉम आरएनए, सो बी का आंसर क्या आएगा? 2, सो ये भी सेम है। अब नेक्स्ट ऑप्शन देखो, जेनेटिक इंजीनियरिंग इज नथिंग बट टू कंबाइन जीन्स फ्रॉम 2 ऑर्गेनिज्म, सो सी का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 1। तो ये देखो इसका ए और बी सेम था, इसका ए और बी सेम था, लेकिन इसका सी वाला आंसर करेक्ट है, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, in eukaryotic organisms replication of DNA occurs in which phase of the cell cycle? G1 फेज में क्या होता है? आपके ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ होती है। G2 फेज में आपके ऑर्गेनिजम्स फिल्टर होते हैं कि कौन से सेल्स हेल्दी है। फिर G3 फेज में क्या फिर आता है आपका इंटरफेज। इंटरफेज में आपका होता है एस फेज, तो एस फेज में आपका डीएनए रेप्लिकेशन होता है, और एम फेज में अपना माइटोसिस और मियोसिस होता है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, Anita was showing deficiency symptoms of certain vitamins. Okay. डॉक्टर एडवाइज्ड विटामिन टैबलेट्स, बाय मिस्टेक उसने बहुत ज्यादा टैबलेट्स खा लिए, डोज ज्यादा ले लिया, तो वो डॉक्टर के पास गई, तो डॉक्टर ने उसको बोला कि ज्यादा टेंशन मत लो। ओके हाँ ज्यादा टेंशन मत लो बट बहुत सारा पानी पियो, तो इसका मतलब उसने कौन सा विटामिन टैबलेट ज्यादा लिया होगा? देखो 2 टाइप की विटामिन होती है, एक वाटर सॉल्युबल विटामिन और एक फैट सॉल्युबल विटामिन। वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन सी होती है? बीएनसी। फैट सॉल्युबल विटामिन कौन सी होती है? अडेक। तो यानी कि या तो उसने विटामिन बी ज्यादा ले ली होगी या तो सी ज्यादा ले ली होगी, इसलिए तो डॉक्टर ने बोला कि पानी ज्यादा पियो, तो पानी से ही विटामिन घुल जाएगी, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, क्योंकि सिर्फ सी इधर पे वाटर सॉल्युबल दिखाई दे रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनिमोफिली इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप? एनिमोफिली मतलब क्या होता है? विंड पॉलिनेशन, एंड विंड पॉलिनेशन हमको क्रॉप्स में देखने को मिलता है। मेज इज अ क्रॉप, जवार इज अ क्रॉप, शुगर केन इज अ क्रॉप। सेल्विया में एनिमोफिली देखने को नहीं मिलता, क्योंकि इसमें एंटोमोफिली देखने को मिलता है, सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऐसे फटाफट आपके आंसर सॉल्व होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन्स इनिशिएट द पार्चुरेशन? पार्चुरेशन मतलब क्या होता है? डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड। ओके HCG हार्मोन प्रेगनेंसी हार्मोन है, सो ये नहीं आएगा इधर पे। आपका प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन क्या करता है? ये रिवर्स पेरिस्टालसिस करता है, पीनस को अंदर की तरफ लेता है, सो ये भी नहीं आएगा इधर पे। HCG अगेन इज योर प्रेगनेंसी हार्मोन, प्रोजेस्ट्रॉन इज योर प्रेगनेंसी हार्मोन, सो ये भी नहीं आएगा। ओनली और ACTH कॉर्टिकोस्टेरॉइड यानी कि एस्ट्रोजन एंड ऑक्सीटोसिन, ये कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, विगरस कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, जिसकी वजह से चाइल्ड डिलीवरी होती है, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच? ओके सो हमने लाइन फिल्टर सिंड्रोम से स्टार्ट करते हैं, जो सिंपल है। लाइन फिल्टर सिंड्रोम यानी कि आपको इसमें क्या देखने को मिलता है? आपको करेक्ट मैच पूछा है, आपको 44 ऑटोसोम्स देखने को मिलेंगे और एक एक्स्ट्रा सेक्स क्रोमोसोम देखने को मिलता है, तो इसको बोलते हैं यूनक्स यानी ट्रांसजेंडर, सो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर, ठीक है। फिर भी आगे देखते हैं, टर्नर सिंड्रोम में मोनोसोमी होती है यानी कि XO होता है, सो ये रॉन्ग है। डाउन सिंड्रोम में 43 ऑटोसोम्स होते हैं, क्योंकि 21 पोजीशन पे 3 क्रोमोसोम्स होते हैं, तो ये भी रॉन्ग है।
थैलासीमिया में मोनोसोमी नहीं होता है, थैलासीमिया में अल्फा या बीटा थैलासीमिया होता है. सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, ओनली ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. मिट्रल वाल्व एंड ट्राइकस्पिड वाल्व आर अटैच्ड टू द पैपिलरी मसल्स बाय. देखो आपका जो हार्ट है, ठीक है, यहाँ पे 3 वॉल्व होती है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल्स के बीच में. यहाँ पे 2 वॉल्व होती है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में. इसको हम बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्व या मिट्रल वॉल्व, इसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व. तो ये आपके पैपिलरी मसल्स, यानी कि इधर पे ये जो अपना ट्रेवैक्यूले कार्ने है, इनके ऊपर ये जो पैपिलरी मसल्स है, ये पैपिलरी मसल से कैसे अटैच्ड है? कॉर्डे टेंडिने की मदद से. इधर से ऐसे कॉर्डे टेंडिने आता है जो पैपिलरी मसल से अटैच होता है. सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. यस, ये देखो, ये आपके कॉर्डे टेंडिने हैं जो पैपिलरी मसल से वॉल्स को कनेक्ट कर रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. एलेक जेफरी यूज्ड डैश एज जेनेटिक मार्कर. एलेक जेफरी ने, ये आपके डू यू नो वाले बॉक्स या नो द साइंटिस्ट वाले बॉक्स में दिया है, बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में. एलेक जेफरी ने किसको एज अ जेनेटिक मार्कर यूज किया था? मतलब किससे पता चलता है कि आपका और मेरा डीएनए अलग है? हमारा 99.9% डीएनए सेम होता है, बट जो 0.1% डीएनए अलग है, वो कैसे पता चलता है? VNTRs, वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट से. नेक्स्ट क्वेश्चन. रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कैरीज आउट फॉलोइंग प्रोसेसेस. तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो हमको देखने को मिलता है, वो क्या करता है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, न्यूक्लियस मतलब क्या होता है? ये न्यूक्लिक एसिड को कट कर रहा है, ये न्यूक्लिक एसिड को कट कर रहा है, ठीक है. सो इसमें से राइट आंसर कौन सा आएगा? फ्रेगमेंटेशन करना यानी कट करना, ये लोडिंग करेगा, कॉपी बनाएगा या नया डीएनए बनाएगा. सो करेक्ट आंसर इज ए, फ्रेगमेंटेशन करना. चलो फटाफट से, कम ऑन, लास्ट फ्यू क्वेश्चंस. बायो पेटेंट इज ग्रांटेड फॉर बायोलॉजिकल एंटिटीज बाय डैश अथॉरिटी ऑफ अ कंट्री. बायो पेटेंट कौन ग्रांट करता है? एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, बिजनेस इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट या साइंटिस्ट? बताओ. बायो पेटेंट यानी कि आपने बायोलॉजिकल फील्ड में कोई नई डिस्कवरी की, जैसे आपने कोई नया मेडिसिन बनाया, तो उसका पेटेंट बनाना, यानी आपके नाम पे वो पेटेंट पब्लिश कर देना, तो ये गवर्नमेंट देता है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. कम ऑन, लास्ट 3 क्वेश्चंस. आपको करेक्ट मैच पेयर करना है. कंपटीशन, कमेंसलिज्म, म्यूचुअलिज्म एंड पैरासिटिज्म. सबसे सिंपल म्यूचुअलिज्म देखते हैं. म्यूचुअलिज्म यानी दोनों का फायदा, यानी लाइकेंस, अलगे और फंगस का फायदा. सो 3 का आंसर आएगा बी. चेक करो, 3 का आंसर बी. सिर्फ एक ही में दिया है, एलिमिनेशन स्ट्रेटेजी से ही आंसर मिल गया. चलो फिर भी ठीक है. कमेंसलिज्म मतलब एक का फायदा और दूसरे को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. सो 2 का आंसर आएगा सी. ये देखो, ये भी राइट आंसर है. बाकी पैरासिटिज्म में आपका आएगा टेपवर्म एंड मैन और कंपटीशन में लायन एंड लेपर्ड. सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाई लेवल ऑफ एस्पार्टिक एसिड, लो नाइट्रोजन एंड शुगर कंटेंट इन मेज प्लांट्स प्रिवेंट द अटैक्स बाय. अच्छा, अब ये थोड़ा सा डिटेल क्वेश्चन है. दिस इज फ्रॉम योर चैप्टर 11 एनहांसमेंट वाला क्वेश्चन, कि जब एस्पार्टिक एसिड ज़्यादा होती है, नाइट्रोजन कम होता है और शुगर कंटेंट कम होता है, तो उसके वजह से हमको कौन से अटैक से प्रिवेंट करने में हेल्प होती है, यानी कौन से टाइप का बायो कंट्रोल एजेंट है ये? इट हेल्प्स इन स्टेम बोरर. सो दिस इज नथिंग बट फ्रॉम योर चैप्टर नंबर 11. नेक्स्ट क्वेश्चन. खड्डा नहीं होगा, स्टेम में खड्डा नहीं होगा अगर शुगर कंटेंट कम होगा. सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन. मोस्ट कॉमन सबस्ट्रेट फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ बियर इज. बियर बनाने के लिए सबसे ज्यादा क्या चाहिए? मेज और बार्ले. और मेज और बार्ले क्या है? शुगर केन नहीं चाहिए, व्हीट नहीं चाहिए, कॉर्न नहीं चाहिए, ईस्ट चाहिए. और ईस्ट के साथ क्या चाहिए? ब्रूअर्स ईस्ट. और हमको चाहिए सीरियल्स. यस, बार्ले इज अ काइंड ऑफ अ सीरियल. सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. मॉल्टेड यानी उबाला हुआ. सो आई होप कि आज का सेशन अटेंड करने में आपको बड़ा मजा आया होगा. फटाफट से अपने मार्क्स कमेंट करो. मार्क्स कैसे कमेंट करने हैं? पहले पार्ट 2 वाले सेशन के मार्क्स कमेंट करो, फिर उसके बाद पार्ट 1 प्लस पार्ट 2 कितने मार्क्स मिले आपको, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू डैश आउट ऑफ 100. अगर आप अभी भी 70 और 80 के बीच में अटके हुए हो और आपको 90 प्लस जाना है, तो आपको क्या करने की ज़रूरत है? आपको टेक्स्ट बुक रीडिंग करने की ज़रूरत है. सिर्फ यही एक चीज़ है जो आपके मार्क्स इंप्रूव कर सकती है. इसके अलावा कितने बार भी वन शॉट देखो, कितने बार भी रिवीजन करो, आपके मार्क्स इंक्रीज नहीं होंगे. सो मार्क्स इंप्रूव करना है, स्टार्ट रीडिंग टेक्स्ट बुक. दिस इज द ओनली सोल्यूशन. जो बच्चे मुंबई में रहते हैं नियर बाय, उनके लिए हमने जो ऑफलाइन सेंटर खोला है ज्ञान लैब ट्यूटोरियल, वहाँ पर क्लास 11th के एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं. तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं और फटाफट से अपनी सीट बुक कर सकते हैं. अगर कोई इस नंबर पे कॉल करेगा तो मैं कॉल रिसीव नहीं करती हूँ, हमारी टीम रिसीव करती है. आपको मुझसे बात करने नहीं मिलेगा. आपको एडमिशन बुक करना है, फीस की इंक्वायरी करनी है या क्लासेस आकर मिलना है, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो. आपको एड्रेस वगैरह दे दिया जाएगा. ओके और जल्दी जल्दी सीट्स बुक करो, क्योंकि क्लास 11th का हम सिर्फ एक बैच बनाने वाले और एडमिशन्स जल्दी जल्दी भर रहे हैं. एकदम मिनिमम प्राइस में हम क्वालिटी एजुकेशन देने की कोशिश कर रहे हैं उन बच्चों को
जिनको सच में साइंस पढ़ना है बट वो अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। इसके अलावा एनसीईआरटी वाली चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। यहाँ पे आपको नीट 2022 के प्रिपरेशन के लिए बहुत सारे पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करवाई जा रही है। डेली नोटिफिकेशंस और अपडेट्स के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है ज्ञान लैब एपी। इसके अलावा हमने आपके लिए अपनी वेबसाइट लॉन्च की है जिसका लॉगिन आईडी है, मतलब यूजर आईडी है gyanlabap.com। यहाँ पर जाकर जब आप नोट्स वाले सेक्शन में देखेंगे तो नोट्स वाले सेक्शन में आपको सीईटी 2021 के जितने भी एग्जाम्स हुए थे उसके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे, एंड दैट ऑल्सो एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ना कोई पैसा चार्ज किया जा रहा है, ना कुछ चार्ज किया जा रहा है। सिर्फ एक ही कंडीशन है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और नोट्स डाउनलोड करने हैं, दैट्स इट। अब तक अगर आप हमारे लाइव बफरिंग चैनल के मेंबर नहीं बने हो तो फटाफट से लाइव बफरिंग चैनल को सब्सक्राइब करो और एंटरटेनमेंट का फुल पैकेज पाओ। वीडियो अच्छी लगे तो जरूर फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। जल्दी जल्दी मार्क्स कमेंट करके बताओ तो मैं आपके लिए नेक्स्ट शिफ्ट के एमसीक्यूज की प्रैक्टिस लेकर आने वाली हूँ। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब करो। जल्दी से अपने को सीईटी एग्जाम के पहले 1 लाख सब्सक्राइबर्स का टारगेट कंप्लीट करना है और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ शेयर करो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, आपके लिए बहुत सारे सरप्राइजेस आने वाले हैं। बच्चों पढ़ना स्टार्ट करो और शॉर्टकट से अपने को सक्सेस नहीं मिलती, सो प्लीज एफर्ट्स डालना स्टार्ट करो, पढ़ना स्टार्ट करो। बारिश चालू हो चुकी है तो आलसपन मत आने दो, अपनी नींद को साइड में रखो, बुक खोलो और पढ़ाई करो। ऑल द बेस्ट एवरीबडी। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर डाउट अपना कमेंट करें, हम नेक्स्ट वीडियो में उसका सोल्यूशन जरूर देंगे। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।